तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 2 मई। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की मीटिंग की। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यह बैठक में वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, गृह विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और संसदीय कार्य विभाग के कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। कोविड संक्रमण से मौत होने पर बिहार में मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार आकस्मिक निधि से 200 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दे दी गई है। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को 368% महंगाई भत्ता की जगह 381% देने की स्वीकृति दी गई है। ये 1 जनवरी 2022 से लागू है। वहीं बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को मेट्रो से जोड़ने के लिए 373 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व्यय पर सब वे निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए सरकारी एजेंसी के रूप में दिल्ली मेट्रो के रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नामित किया गया है। वहीं बिहार राज्य में अगले 5 सालों के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना लागू की जाएगी। इसकी स्वीकृति मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में नमाज के बाद भावुक हो गए और भाषण के दौरान रो पड़े। ओवैसी ने इस दौरान कहा है कि खरगोन में मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया है। ये बात भी सच है कि जहांगीरपुरी में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ, जहां उनकी दुकानें तोड़ी गई। ओवैसी ने इस दौरान कहा है कि मैं कह रहा हूं कि हिम्मत मत खोना, जालिमों सुनो, मुझे मौत से डर नहीं है। हम तुम्हारे जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। हम मौत से डरने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारी हुकूमत से डरने वाले नहीं हैं। हम सब्र से काम लेंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में ओवैसी ने राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को ढहाए जाने पर बीजेपी को घेरा था। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि राजस्थान के राजगढ़ में एक प्राचीन मंदिर को गिराने का बीजेपी शासित नगर पालिका बोर्ड का निंदनीय फैसला है। जहां हम सभी धर्मों के लिए धर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं और ये एक गंभीर उल्लंघन है। जहां उम्मीद है कि सभी पूजा स्थलों पर हमले के लिए बीजेपी RSS माफी मांगेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के IAS अफसर नियाज अली खान ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। IAS अफसर नियाज खान ने मोहन भागवत के बयान को उचित बताते हुए कहा है कि भारत को मजबूत देश बनाने की आवश्यकता है, न कि विभाजित होने की। RSS के सर संचालक मोहन भागवत के अमरावती में दिए गए बयान पर IAS नियाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भागवत जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आपका एक एक शब्द सही है। भारत को मजबूत देश बनाने की आवश्यकता है, न कि विभाजित होने की। हमारे सामने पहले से चीन जैसे शत्रु है, या इससे हम पहले से लड़ रहे हैं। फिर हम अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? सिर्फ प्यार, भाईचारा तथा एकजुटता ही भारत को मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपको बता दूं कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने अमरावती में एक समारोह में कहा था कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। जिस समाज को हिंसा पसंद है वे अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। हमें हमेशा अहिंसा और शांति प्रिय रहना चाहिए। इसके लिए सभी समुदाय को साथ लाना तथा मानवता का संरक्षण करना जरूरी है। हमें इस काम को प्राथमिकता से करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जहां उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा को लेकर के सरकार को मिले फीडबैक के बाद यह फैसला किया गया है। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब बिहार पुलिस के खास कमांडो दस्ता के काफिले के साथ चलेंगे। नीतीश सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को Y+ सुरक्षा की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया है। जहाँ बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। 21 अप्रैल 2022 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई थी कि बिहार विधान परिषद सदस्य, पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाए। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली आवास पर शुक्रवार को CM अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच इस मुलाकात के दौरान विपक्षी एकता और राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा हुई है। आपको बता दूं कि CM ममता बनर्जी कई मौके पर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने की बात कर चुकी हैं। ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। कोरोना की चौथी लहर के बीच पटना में कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है। पारस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने भी कोरोना से मौत होने की पुष्टि की है। जब मृतक की उम्र 64 साल बताई जा रही है, जो फुलवाड़ी शरीफ के रहने वाले थे। जब कोरोना की चौथी लहर में यह बिहार में पहला मामला है जिसमें कोरोना मरीज की मौत हुई है। जब बिहार में कोरोना की चौथी लहर के बीच एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जहां सांस लेने में तकलीफ होने के बाद कोरोना संक्रमित अर्जुन प्रसाद 5 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। जब उनकी हालात बिगड़ने लगी तब उन्हें दिल्ली में लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं राजभवन में प्रशासनिक सेवा के एक बेरे में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जब कोरोना संक्रमण का मामला आते ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग तेज कर दी गई है। जब मरीज के संपर्क में आए लोगों की कोरोना टेस्ट करवाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर के अलर्ट है। दोस्तों देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर के छिड़ी विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने और इनके उपयोग पर रोक लगाने की बात फालतू है, बेफुजुल है। पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में इन सब चीज़ों से हम लोग सहमत नहीं हैं। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि जिनको जो कहना है कहते रहे, हम इसे सहमत नहीं हैं। इससे पहले नीतीश के ही मंत्री जनक राम ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पड़े जाने पर रोक लगाने की बात कही थी। जनक राम भाजपा कोटे से मंत्री हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित दावत इफ्तार में पहुंचे थे। जहां इसी मौके पर पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया था। उन्होंने देश के कुछ राज्यों में धार्मिक स्थल और लाउड स्पीकर की सियासत से खुद को दूर बताया। उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने जाने की बात का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार में भी अलग अलग दलों के नेताओं की इस मुद्दे पर बयानबाजी चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में इन बातों का कोई मतलब नहीं है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार की बातों का समर्थन किया है। जीतन राम मांझी का कहना है कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास होने चाहिए। किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए लाउड स्पीकर उतारना नहीं चाहिए। लाउड स्पीकर घंटी घंटा की राजनीति करने से कुछ नहीं होने वाला है। इससे पहले जनक राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब होली दीपावली जैसे पर्व के समय डीजे और तेज गति आवाज वाले वाहन पर रोक लग जाती है, तो फिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। मंत्री जनक राम ने यहां तक कह दिया है कि लाउड स्पीकर की तेज आवाज से पढ़ने वाले बच्चों और फिर अन्य लोगों की कठिनाइयां होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जहां इन जिलों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। खबर के अनुसार बिहार के इन जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ इन जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है। इससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और इन जिलों के लोगों को तेज गर्मी से भी छुटकारा मिलेगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मौसम में हो रहे बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना जताई है, वही वज्रपात से नुकसान की भी आशंका जताई है। इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से बाहर निकलने से आप बिल्कुल भी बचें। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार के इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की हवा चलने के साथ वज्रपात का भी आशंका है। साथ ही साथ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है और जिलों में चल रही लू से लोगों को राहत मिल सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 8067 पंचायतों में गार्ड और सफाई कर्मियों की भर्ती होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार पंचायती राज विभाग पंचायत सरकार भवनों में सफाई कर्मी और गार्ड के तैनाती को लेकर के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव को जल्द ही बिहार कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि पंचायत सरकार भवनों में कंप्यूटर, पंखे, कुर्सी, टेबल, फाइलें आदि रहती है। इसलिए इसकी सुरक्षा को लेकर के पंचायत भवनों में गार्ड को तैनात किया जाएगा। वहीं भवन और परिसर बिल्कुल साफ सुथरा रहे, इसके लिए सफाई कर्मी बहाल किए जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार के 8067 पंचायतों में गार्ड और सफाई कर्मियों की भर्ती संविदा के आधार पर होगी। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। इन कर्मियों को उचित सैलरी भी दिया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी जल्द ही प्रकाशित होने वाले भर्ती नोटिफिकेशन में दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों को बेहतर सुविधा से लैस करने के लिए आईआईटी पटना और बिहार सरकार ने हाथ मिलाया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी पटना बिहार के 50 स्कूलों में साइंस लैब की स्थापना करेगा। इसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार बिहार के स्कूलों में साइंस लैब बनाने के लिए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर त्रिलोकनाथ सिंह और
बीईपी के निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे साइंस लैब बनाने का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दूं कि IIT पटना राज्य के यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों के 50 स्कूलों में भौतिकी और रसायन की मॉडल लैब स्थापित करेगा। पहले चरण में ये साइंस लैब पटना जिले के 7 हाई स्कूलों में बनाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों का चयन कर लिया गया है। ये लैब आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जहां हाई स्कूल के छात्र साइंस का प्रैक्टिकल कर सकेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में स्नातक पास के लिए बम्पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकाली गई है। इसके लिए हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन शुरू हो चुका है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को पढ़ें। पटना हाई कोर्ट के इन पदों पर इच्छुक उम्मीदवार 5 मई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट की जानकारी आप नोटिस से प्राप्त करें। आप पटना हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूरा करें। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों के 6 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, जहां उनके परिवार के सदस्यों ने यह दावा किया है कि पुलिस को अभी जवाब देना बाकी है। मृतकों के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधिकारी आए और उन्हें अपने बयान बदल करके ये कहने के लिए मजबूर किया है कि उनकी मौत कटहल की सब्जी और चावल खाने के कारण हुई है। ग्रामीणों ने दावा किया है कि शराब माफिया उन पर इस मुद्दे को लेकर के चुप रहने का दबाव भी बना रहे हैं। परिवार वालों ने दावा किया है कि जिन लोगों की मौत हुई है उन्होंने शाम को शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के कई पत्रकारों को कानूनी नोटिस भेजते हुए उन पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का आरोप लगाया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बिहार के कई पत्रकारों को कानूनी नोटिस भेजते हुए उन पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है, जब पत्रकारों से 50 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ण मांगी है। आरजेडी नेता ने पत्रकार को भेजे मानहानि के नोटिस को ट्विटर पर शेयर किया है। यह नोटिस में नामजद पत्रकारों में कई निजी समाचार चैनलों, एक निजी समाचार एजेंसी और ऑनलाइन पोर्टल के स्थानीय रिपोर्टर शामिल है। 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव ने यूट्यूब पर वीडियो जारी किया था। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों पर खुद को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया था। तेज प्रताप यादव ने वीडियो में एक पत्रकार को भागते हुए दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने पत्रकार का पीछा करते हुए ये भी कहा था कि देखिए, पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के आवास पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वीडियो में उस पत्रकार पर काफी गुस्से में तेज प्रताप यादव दिख रहे हैं। ट्विटर पर अपलोड वीडियो में तेज प्रताप यादव ने अपना इंटरव्यू लेने आए एक पत्रकार को एक्सपोज करने का दावा किया है। तेज प्रताप यादव पत्रकार से पहले कैमरा रखने को कहते हैं, फिर बातचीत करने के लिए बुलाते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पत्रकार कैमरा रखने के बहाने वहां से भागता है। इस दौरान तेज प्रताप यादव अपने आवास से बाहर आकर के उस पत्रकार को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह पत्रकार वहां से अपनी कार घुमाता है और बहुत तेजी से भाग जाता है। तेज प्रताप यादव भी पीछा करते हुए जाते हैं, तो फिर उस पत्रकार की कार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पर के बाहर खड़ी मिलती है। इस दौरान तेज प्रताप यादव वीडियो बनाते हैं और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास से उसको बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार में लाउड स्पीकर पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी। इस बीच बिहार में बीजेपी ने अपना अलग रुख इख्तियार कर लिया है। नीतीश कुमार की बातों से बीजेपी सहमत नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी में लगातार लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और देश के दूसरे हिस्सों में लाउड स्पीकर को लेकर के सियासत गर्म है। बिहार में सरकार चला रहे जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग अलग हैं। बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम ने कह दिया है कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जब वहां अगर कानून संगत काम हो रहा है तो फिर उसका असर बिहार में भी जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में भी लाउड स्पीकर हटेगा। इधर जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बिहार में लाउड स्पीकर का कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। बिहार सरकार के इन दोनों मंत्रियों की राय अलग अलग है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में सामाजिक समरसता का माहौल खड़ा किया है। जब मंदिर हो या मस्जिद, दोनों के लिए ये होना चाहिए।
इधर जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कही है। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बेरोजगारी से नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और आप बात लाउड स्पीकर से नींद की बात कर रहे हैं। उन्हें क्या नींद आएगी जो बेरोजगार है। अगर सरकार में इस तरह का कोई प्रस्ताव आता है तो फिर हम लोग अपना पक्ष भी रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि महाराष्ट्र में चल रहे हनुमान चालीसा विवाद पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को उठाया है जिसमें सीएम योगी ने हनुमान को दलित बताया था। संजय राउत ने कहा है कि सीएम योगी ने हनुमान को लेकर के क्या कहा था। संजय राउत ने कहा है कि सीएम योगी ने कहा था कि हनुमान दलित है और उनकी पूजा करने की जरूरत नहीं है। दरअसल संजय राउत ने यह बात तब कहा था जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने यह कहा है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अश्विनी कुमार चौबे ने यह भी कहा है कि आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो फिर ये घटना को देख करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते। अश्विनी कुमार चौबे के बयान पर पलटवार करते हुए संजय राउत ने कहा है कि सीएम योगी ने बहुत पहले ही हनुमान के खिलाफ बयान दिया था। संजय राउत के मुताबिक सीएम योगी ने कहा था कि हनुमान दलित है, उनकी पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा योगी जी का व्यक्तित्व था, तो फिर अब आप हनुमान जी की क्यों पूजा कर रहे हैं? आप कब से बजरंग बली के प्रेमी बन गए हैं? संजय राउत ने आगे कहा है कि ऐसे बयान देने वाले अगर हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं तो फिर अश्विनी कुमार चौबे को एक बार फिर से योगी चालीसा पढ़नी चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र को राम और हनुमान का उपासक बताते हुए कहा है कि आपने जो उनके साथ बेईमानी की है उसके लिए बाला साहेब ठाकरे की आंखों में आंसू आ गए होंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी ने 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में मालाखेरा के एक सभा को संबोधित करते हुए हनुमान के बारे में बोला था। उन्होंने बजरंग बली को यानी कि हनुमान को दलित, वनवासी, गिरवासी और वंचित करार दिया था। सीएम योगी ने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि बजरंग बली एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित है और वंचित है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर के उस समय बहुत बवाल हुआ था, जिसको लेकर के बाद में उन्हें सफाई भी देनी पड़ी थी। संजय राउत ने सीएम योगी के इस बयान को लेकर के अश्विनी कुमार चौबे को नसीहत दी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्य भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ राज्यों की सरकारों ने बच्चों के स्कूल बंद कर दिए हैं या फिर उनके टाइम टेबल में बदलाव किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूल टीचर गाना गा करके अनोखे अंदाज में बच्चों को गर्मी और लू से बचने के लिए टिप्स दे रहे हैं। ये वीडियो बिहार के समस्तीपुर में एक सरकारी स्कूल का है। दरअसल टीचर ने बॉलीवुड फिल्म कुली नंबर 1 के गाने जब दिल न लगे दिलदार की तर्ज पर एक गाना तैयार किया है, जिसके बोल है ना जाना ना जाना, जब धूप रहे खूब तेज तो फिर बाहर ना जाना। टीचर के इस गाने पर क्लास के सभी छात्र ताली बजाते नजर आ रहे हैं। बच्चों को गर्मी से बचाव की जानकारी देने का ये अनोखा प्रयोग हर किसी को खूब भा रहा है। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड में स्थित मालदह प्राथमिक कन्या विद्यालय में पदस्थापित टीचर वैद्यनाथ रजक ने बच्चों को लू का पाठ पढ़ाते हुए छात्रों से कहा कि ये मौसम लू का है और ऐसे मौसम में मासूमों को सबसे अधिक समस्या है। सोशल मीडिया पर वैद्यनाथ रजक का गाना जम करके वायरल हो रहा है। गले में पानी की 2 बोतल लटकाए शिक्षक ने हाथ में छाता लेकर के बचाव के हर टिप्स दी हैं। नॉन वेज नहीं खाने के साथ बाहर नहीं जाने की सलाह भी दी है। साथ ही बच्चों को भूखे पेट स्कूल न आने से लेकर के चेहरा ढकने और फिर नींबू पानी पीने की बात भी गाने के जरिए समझाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि कोसी सीमांचल और पूर्व बिहार के भागलपुर, बांका, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में मौसम का मिजाज शुक्रवार की देर रात से ही बदल गया है और कल सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। जहाँ देर रात इन इलाकों में बूंदाबांदी के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी के कहर से लोगों को राहत मिल रही है। जब मौसम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस सप्ताह के दौरान आसमान में आंशिक से लेकर के मुख्य बादल छाए रहेंगे, जहां इसके साथ ही कुछ स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। शनिवार के सुबह से ही आसमान में बादल छाया रहा, जहाँ दिन में भी आसमान में आंशिक बादल छाए रहने से धूप का असर कम रहा। इससे दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। दोस्तों बात करते हैं कि एक तो देश में इस वक्त आसमान आग उगल रहा है, तो दूसरी ओर बिजली की किल्लत से पंखा भी बार बार बंद होता जा रहा है। यानी कि जब गर्मी फूल है तो फिर बिजली भी गुल है। जब देश में इस वक्त आम लोगों पर दोहरी मुसीबत है। ज़्यादातर राज्यों में जहां गर्मी प्रचंड पड़ रही है, वहीं बिजली की कमी की भी समस्या सामने आ रही है। कई राज्यों में लोड शेडिंग के चलते घंटों बिजली गुल होने की शिकायतें आ रही है।
इस हालात के दोनों कारण है, एक तो बिजली घरों में कोयले के स्टॉक में कम होना और दूसरा बढ़ती गर्मी के चलते बिजली की डिमांड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाना। देश में बिजली की स्थिति पर नजर रखने वाली सरकारी संस्था पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजली की मांग किस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। 28 अप्रैल को प्रचंड गर्मी के बीच जब बिजली की सबसे ज्यादा डिमांड थी और इस दिन सबसे ज्यादा बिहार को बिजली की कमी झेलनी पड़ी। अब बिजली मंत्रालय इन राज्यों को कह रहा है कि बिजली एक्सचेंज में बिजली उपलब्ध है और राज्य चाहे तो फिर वहां से बिजली खरीद सकते हैं। जब बिजली मंत्रालय ने सभी बिजली एक्सचेंज में बिजली की अधिकतम रेट घटा करके 12 रुपए प्रति यूनिट कर दी है। कोयले के स्टॉक में हुई कमी की एक बड़ी वजह बिजली की मांग में अचानक आई तेजी भी है। केंद्र सरकार थर्मल प्लांटों को कोयले की कमी पूरी करने के लिए कोशिश कर रही है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने रांची में कोल इंडिया लिमिटेड और फिर सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक करके कोयला आपूर्ति तेज करने पर चर्चा की है। ये भरोसा दिया है कि कोयले की कोई भी कमी नहीं है। जब सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी है। केंद्र सरकार कोयले की क्राइसिस को दूर करके बिजली सप्लाई दुरुस्त करने की कोशिशों में जुट गई है, लेकिन विपक्ष इसमें हुई देरी पर सवाल उठा रहा है। जब विपक्ष केंद्र के खिलाफ हमलावर दिख रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बोधगया, राजगीर, नालंदा और वैशाली अब एक लूप से जुड़ जाएंगे। सड़क का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है कि बोधगया से नालंदा से राजगीर होते हुए वैशाली की दूरी कम हो जाएगी। जब पटना से भी राजगीर की दूरी अब 25 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जब 2 नई ग्रीनफील्ड सड़क का इस क्रम में निर्माण किया जाएगा। इस निर्माण के बाद पटना से राजगीर जाने के लिए बख्तियारपुर से रजौल सड़क के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नई परियोजना के प्रस्तावित अलाइनमेंट का हवाई सर्वे किया है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेनों में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल ने सभी संभावित कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में भारतीय रेल ने बिहार में चलने वाली 4 जोड़ी ट्रेनें यानी कि कुल 8 ट्रेनों में साधारण श्रेणी की 9 डिब्बे बनाने की घोषणा की है। इन 8 ट्रेनों में जनरल क्लास के 9 एक्स्ट्रा कोच बनाने के बाद इसमें जनरल क्लास के 22 और LSAR क्लास के 2 कोच सहित कुल 24 कोच हो जाएंगे। जब भारतीय रेलवे के इस कदम से बिहार के लोगों को जबरदस्त फायदा मिलेगा और ट्रेन में सैकड़ों सीट भरने से यात्रियों को सफर के दौरान काफ़ी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में रहने वाले लोग छोटी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए ट्रेनों में ही सफ़र करते हैं। ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों की ज़बरदस्त भीड़ की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेलवे द्वारा ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने के बाद यात्रियों की समस्या खत्म हो जाएगी और वे आसानी से पूरी सुविधा के साथ अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट की शुरुआत होने से सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में विकास की गति तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। जहां इस एथेनॉल प्लांट की शुरुआत नए उद्योगों और फिर रोजगार सृजन के नजरिए से बड़ा कदम साबित हो सकता है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो सबके जानने योग्य है। दरअसल केंद्र और राज्य की एथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट की शुरुआत बिहार के पूर्णिया से हुई है। जब पूर्णिया के परोड़ा में ईस्टर्न इंडिया बायोफिल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित ये ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट के बनने में 105 करोड़ की लागत लगी है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 65,000 लीटर प्रतिदिन है। इसके अलावा इस प्लांट के प्रतिदिन 27 टन यानी कि एनिमल फीड बनाने के लिए जो पोषक तत्वों से पूर्ण कच्चे माल की जरूरत होती है उसका उत्पादन भी बायो प्रोडक्ट के रूप में किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के अंतर्गत बिहार में पहले चरण में 17 एथेनॉल उत्पादन इकाइयां स्थापित की जा रही है। 4 एथेनॉल इकाइयां बनकर के तैयार हो गई है। इसके अलावा 3 और यूनिट जो बनकर के तैयार है, इसमें से 2 गोपालगंज में और 1 आरा में है। यह जल्द शुभारंभ किया जाएगा। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया है कि पूर्णिया में स्थापित प्लांट की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिदिन करीब 150 टन चावल या फिर मक्के की जरूरत होगी। इथेनॉल प्लांट के लिए की जाने वाली इस खरीद से बिहार के किसानों को काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों कहते हैं कि प्यार से मिला तोहफा कोई भी हो वह प्रेमियों के लिए अनमोल होता है। वैसे तो आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को हर कोई मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानता है, लेकिन इन दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर में एक प्रेम की निशानी खासा सुर्खियां बटोर रहा है।
वह ताज आगरा जैसा नहीं बल्कि कि 6 फुट चौड़ी जमीन पर बना 5 मंजिला मकान है। ये अपनी तरह का अनोखा है। मुजफ्फरपुर के संतोष ने ये अनोखा मकान अपनी पत्नी अर्चना के लिए बनवाया है। यह शादी के बाद उन्होंने ये अनोखा तोहफा अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में दिया है। महज 6 फुट जमीन में बनी इस प्रेम की निशानी का एक एक कोना अद्भुत आकर्षण से भरा है। यह देखने में इतना अजीब है कि हर कोई इसे अजूबा बता देता है। जब लोग इस अनोखे घर के आगे सेल्फी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। जब बिहार के मुजफ्फरपुर शहर और आसपास के इलाकों में ये मकान इतना मशहूर हो चुका है कि स्थानीय लोग इसकी ऊंचाई के कारण इसे एफिल टावर के नाम से पुकारते हैं। जब संतोष ने इस अनोखे घर के बारे में बताया है कि जब उन्होंने उसके निर्माण की शुरुआत की तो हर कोई मजाक उड़ा रहा था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। लोग इस मकान की बनावट, इसके कमरों की वास्तुकला तक की तारीफ करते नजर आते हैं। जब बिहार के मुजफ्फरपुर का अजूबा घर कहा जाने वाला ये मकान अब इस शहर का मशहूर सेल्फी पॉइंट बन चुका है। लोग इसकी तस्वीरें संजोते हैं, जब वीडियो बनाते हैं। तो केडीबी लैब के पास भी इसका एक वीडियो आया है जिसमें आप इस घर का एक एक कोना देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ये चीज़ तो सबको माननी पड़ेगी कि जुगाड़ करने के मामले में हिंदुस्तानी सबसे आगे है। जब पूरे देश में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और कई जगहों पर के पारा 45 डिग्री पार चला गया है। साथ ही ऐसे कई छोटे छोटे गांवों में कई घंटों तक बिजली बंद होने के कारण लोगों की हालात ख़राब है। अब ऐसे में एक भारतीय ने बिना बिजली के पंखा चलाने का एक नया जुगाड़ लाया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और यूजर्स इसके खूब मजे ले रहे हैं। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिखाई दे रहा है कि धोती पहना एक आदमी अपने हाथ से पंखा को चलाता है और फिर पलंग पर लेट जाता है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए पंखा घूमने लगता है और कुछ देर तक का आदमी हवा का आनंद लेता है। जैसे ही पंखा बंद हो जाता है तो फिर आदमी फिर आता है और उसको घुमा करके फिर लेट जाता है। वैसे तो इस वीडियो को लेकर ज़्यादातर लोग मज़ेदार कमेंट ही कर रहे हैं। हालांकि एक यूज़र ने वाजिब सवाल करते हुए कहा कि भले ही हम इस बात को मजाक में ले लें, लेकिन भारत के गाँव में बिजली के खंभे और तारे पहुँच गई है, लेकिन उसमें करंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज़ादी के इतने साल बाद सरकार का ध्यान नहीं है। यह हमारे देश के लोगों का दुर्भाग्य है और उन नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो विकास के नाम पर वोट लेता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेते हुए कहा है कि हमारे देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है। हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा है कि मुझे विश्वास है कि संविधान की 2 धाराओं का संगम देश में प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था का रोड मैप तैयार करेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश में शीर्ष अदालतों यानी कि सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिए जाने की बात कही है। जहां उन्होंने अपने संबोधन में कई अहम मुद्दों का भी जिक्र किया है। दोस्तों बात करते हैं कि नवादा सदर अस्पतालों में इन दिनों अस्पताल प्रबंधन की खामियां देखने को मिल रही है। रोजाना अस्पताल की कुव्यवस्था से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। जो सुविधा अस्पताल प्रबंधन की तरफ से मिलना चाहिए वह मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। जहां इन दिनों अस्पताल में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां मरीज के सदर अस्पताल आने पर स्ट्रेचर की सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब मजबूरी में परिवार वाले अपने मरीज को हाथ में और गोद में उठा करके अस्पताल में इधर उधर भटकते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला जब नवादा जिला के पकड़ी बरवा के देवी बिघाग से आए एक महिला को उसके परिवार वाले अपने हाथ में लेकर के सदर अस्पताल में इधर उधर भटकते रहे। हालांकि महिला घर से ही मृत आई हुई थी, मगर इस दौरान अस्पताल कर्मियों के द्वारा ना तो उसे स्ट्रेचर मुहैया कराया गया और ना ही उसे घर जाने के लिए इसे एम्बुलेंस दिया गया। जब डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद परिवार वाले से अपने साथ लेते चले गए, जबकि नियम के अनुसार अस्पताल प्रबंधन को एम्बुलेंस के जरिए डेड बॉडी को उसके घर तक भिजवाना है। मगर नवादा सदर अस्पताल में ऐसा कई दिनों से देखा जा रहा है। जहाँ इस मामले पर जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो फिर उन्होंने बताया है कि एम्बुलेंस की कमी अस्पताल में ज़रूर है। जहाँ आए दिन एम्बुलेंस कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है। आज भी मुख्य सचिव के कार्यक्रम में एम्बुलेंस आया गया है। जहाँ स्ट्रेचर की बात पर उन्होंने कहा है कि इस मामले में वह कर्मी जवाब लेगी। दोस्तों बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर के छिड़ी बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIML
PLB की तरफ से PM नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी की एक कॉपी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है। PM मोदी को लिखे गए पत्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुस्लिम समुदाय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू न करने की अपील की है। जब बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इस गंभीर विषय पर गंभीर चर्चा और संवाद की आवश्यकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह इस विषय की गंभीरता को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के निकाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे धर्म और संविधान सम्मत अधिकार के संरक्षण की अपेक्षा करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहन अहमद खान की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि देश में सभी धार्मिक समूह को अपने धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक शादी की संवैधानिक इजाज़त है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय समेत कई समुदायों को अपने धार्मिक विधि के मुताबिक शादी और तलाक के अधिकार भारत की स्वतंत्रता के पहले से ही मिले हुए हैं। मुस्लिम समुदाय को 1937 से इस संबंध में मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट के अंतर्गत संरक्षण मिला हुआ है। यह चिट्ठी में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भी संविधान सभा में इस संबंध में हुई बहस में प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सरकार इसे धार्मिक समुदाय पर छोड़ दें और सहमति बनने तक इसे लागू ना करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू है। CM नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं। हालांकि सरकार में शामिल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराबबंदी पर और शराब को लेकर के अजीबोगरीब बयान देते रहते हैं। कल ही जीतन राम मांझी ने शराब का खुलकर समर्थन करते हुए CM नीतीश कुमार से कहा था कि शराब हराम है, शराब पीने से इंसान हैवान हो जाता है। और आज जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि शराब थोड़ा थोड़ा पीनी चाहिए। दरअसल जीतन राम मांझी के आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मंत्री मुकेश सहनी, सांसद चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पूर्व CM जीतन राम मांझी ने शराब हराम है वाला फ्रेम CM नीतीश कुमार को दिया था। हालांकि जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि शराब थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैंने हमेशा कहा है कि शराब हराम है, लेकिन इसको दवा के रूप में लिया जाता तो फिर इसको कोई दोष नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि जहर खाने से आदमी मर जाता है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं कि बिना जहर के बनती हैं नहीं है। उसी प्रकार से शराब की भी स्थिति है। शराब को एक लिमिट मात्रा और लिमिट समय में लिया जाना चाहिए, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए दवा के रूप में शराब को थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।